बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। भारत का गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास मुनक्किद करने का मंसूबा। पाकिस्तान का 22 मई को श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास मुनक्किद करने के हिंदुस्तानी फैसले पर सख्त एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के मुशावरती फोरम के इनेकाद का शेड्यूल जारी करना भी परेशान कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइए इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जो G20 टूरिज़म कंसल्टेटिव मीटिंग्स कॉल की गई हैं 22 से 24 मई तक, उस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है और सख्त एहतजाज किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करता है और साथ में जो भारत की तरफ से यूथ कंसल्टेटिव मीटिंग्स कॉल की गई हैं जम्मू और श्रीनगर और लेह में, वहाँ उसकी भी मज़म्मत करता है। और ये दोनों जो ऐलानात हैं ये बहुत परेशान कुन हैं। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर वाज़े करना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जिसके ऊपर न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुताबिक एक बैनुल-अक़वामी मुतनाज़ इलाका है, साथ में इसके हवाले से जो पाकिस्तान का एक वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि 7 दहाइयों से भारत जो है वो इस मुतनाज़ इलाके के ऊपर काबिज़ होने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मकबूजा कश्मीर की जो हैयत है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान हर फोरम पर इसकी मज़म्मत करेगा और साथ में ये भी कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कि ऐसे इक़दामात से जो कश्मीरी हैं उनको उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इस वाज़े अपने इस कोशिश की है कि वो एक इंटरनेशनल फोरम जो G20 का फोरम है उसको मुतनाज़ बनाए और एक मुतनाज़ फोरम के ऊपर इसका इनेकाद करना जो है वो एक इंटरनेशनल फोरम को भी मुतनाज़ बनाना है। आमिर, इस हवाले से आपने हमें तफसीलन आगाह किया। एक और अहम मामला है, उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने की जो डेडलाइन थी वो अब खत्म हो चुकी है और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से भी रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। तो इस खबर के हवाले से भी क्या अभी तक आपके पास डिटेल्स पहुँच सकें? देखिए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मुशावरती इजलास जारी है और इस इजलास के बाद जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दी जाएगी। और इस वक्त तक की मालूमात के मुताबिक अभी तक वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जारी नहीं किए और अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो वाज़े मौक़िफ़ के साथ सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगा और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ में इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 57 और 58 है, तारीख में तब्दीलियों के हवाले से जो इख्तियार है उसके लिए भी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खतूत लिख रखे हैं। साथ में अब जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनके नाम पर भी एक ख़त लिखने का फ़ैसला किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, जिसमें तमाम जो हालात हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो 4 अप्रैल को जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि पंजाब में 14 मई को हर सूरत इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए और उसके लिए 10 अप्रैल तक हर सूरत वफाकी हुकूमत फ़ंड्स फराहम कर दे पंजाब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको। लेकिन अभी तक ये फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए, मुकर्रर वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन तमाम हालात से मुतल्लिक एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा जो 4 अप्रैल के हुक्म के मुताबिक है, जिसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन हर सूरत 11 अप्रैल तक आगाह करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और जो जजेज़ हैं इस बेंच में शामिल जो 3 जजेज़ हैं वो चैम्बर में इन रिपोर्ट्स का जायज़ा लेंगे और उसके बाद मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। लिहाजा अब से कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम पहुँचेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें फ़ंड्स की फराहमी और अमन व अमान से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे कि पंजाब हुकूमत अमन व अमान के हवाले से मुकम्मल मुआवनत करेगी इलेक्शन कमीशन की और सबके वफाकी हुकूमत फ़ंड्स की फराहमी के लिए फौरी तौर के ऊपर फ़ंड्स फराहम करेगी। इन दोनों इशूज़ के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर के बाद ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करनी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म जारी करेगी और फैसला होगा कि पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक जो हुक्म जारी किया गया था अगर उसमें हुक्म अदूली की गई है तो उसका कौन जिम्मेदार है। इस हवाले से अब जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। आमिर सईद अब्बासी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। हसीब, बताएगा ये बिल अब चैलेंज कर दिया गया, इस हवाले से मजीद क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास?
جی بالکل، یہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجنگ ترامیم سے متعلق یہ درخواست تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں وکیل سعد آفتاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے، اور درخواست کے اندر استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر مجوزہ ایکٹ کو کالعدم قرار دے، یہ استدعا کی گئی ہے، جبکہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بنیادی مطالبہ صرف آرٹیکل 184 کے تحت فیصلوں کے خلاف حق کا اپیل کا تھا، جو کہ وہ کیا گیا ہے، اور اپیل حق چیف جسٹس کے اختیار میں کمی لانے کے بغیر دیا جا سکتا تھا۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست کے اندر موقف اختیار کیا گیا کہ ہائی کورٹ کے طرز پر انٹرا کورٹ اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے، اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے پروسیجر ترامیم کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی ہے، جو کہ اسلام آباد میں ایک یہ شہری ہے، شہری کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس کے اوپر اب رجسٹرار کی جانب سے یہ بھیجی جائے گی، اور اگر دیکھا جائے گا کہ اعتراضات ہوئے تو ان کو دور کروانے کے لیے اعتراضات عائد کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی۔ یہ آج درخواست دائر کی گئی ہے، جس کے اوپر پروسیجر کے بعد جو ہے اگلا کتنا سماعت کے لیے کب مقرر کی جاتی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے ٹھیک ہے حسیب، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت سے متعلق الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد کر دی۔ توشہ خانہ کیس پر سماعت 29 اپریل کو ہی ہوگی۔ توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت کا معاملہ، الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد، سماعت 29 اپریل کو ہی ہوگی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں دلائل دیتے ہوئے عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جلد سماعت مقرر کرنے کا جواز کیا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ آج کل تحریک انصاف کے کیسز کی بھرمار کے باعث وکلاء کو تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ 1 سال ہو گیا علی حیدر گیلانی کے کیس میں اب تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ ایسی کیا بات ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف کیس میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کی ایسی درخواست سے سارا نظام درم برم ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کا کہنا تھا کہ عمران خان اور علی حیدر گیلانی کے کیسز مختلف ہیں۔ رشوت دینا اور گوشواروں میں اثاثے ظاہر نہ کرنا 2 مختلف نوعیت کے کیسز ہیں۔ امتیازی سلوک کرنے کا الزام لگانا غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کرپٹ پریکٹسز پر 3 ماہ کے اندر ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے۔ عدالت نے فری کین کے دلائل مکمل ہونے پر کچھ دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 1 سال بڑے چیلنجز اور مشکلات کا وقت تھا۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ غیر معمولی تھا۔ اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے مزید کہا کہ عدم اعتماد اس لیے غیر معمولی نہیں تھی کہ پی ڈی ایم اقتدار میں آئی، عدم اعتماد اس لیے غیر معمولی تھی کہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے فورم پر اکٹھا ہوئیں۔ مشترکہ قومی مقصد کے لیے سب کا اکٹھا ہونا ملکی سیاسی ارتقاء میں پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تصادم، انتقام کے بجائے مفاہمت، تعاون گزشتہ اپریل کے بعد کی نئی سیاست کی علامت ہے۔ عمران خان کی طرف سے اقتصادی بارودی سرنگیں بچھائی گئیں۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف استعفیٰ دیں اور الیکشن کرائیں۔ پاکستان کے تمام بحرانوں کا یہی حل ہے۔ ویسے بھی شہباز شریف چند روز کے مہمان ہیں۔ اداروں کو تباہ کرنے پر ان کو شرم کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ 1 سال میں آئین اور انسانی حقوق دفن ہو گئے۔ کل پارلیمان میں سپریم کورٹ کی بے توقیری کی گئی، آئین کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس رجیم کو 1 سال میں اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے اوپر، اپنے آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے ریکارڈ کے اوپر، اداروں کو تباہ کرنے کے اوپر، ہر معاملے کے اوپر ان کو صرف شرم اور تعصب کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ میں شہباز شریف سے کہتا ہوں، پاکستان کے بحرانوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوری استعفیٰ دیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کریں۔ آپ کا استعفیٰ ہی پاکستان کے بحرانوں کا حل ہے۔ آپ ویسے ہی چند دنوں کے مہمان ہیں، کوئی گریس شو کریں، کرسی سے نہ چمٹے رہیں۔ کل کا دن پارلیمان میں جو تقریریں ہوئیں، ان تقریروں میں جو سپریم کورٹ کی بے توقیری کی گئی، جس طرح سے پاکستان کے آئین کا مذاق اڑایا گیا، وہ شاید ہی دنیا میں کبھی کسی اور پارلیمنٹ میں یہ واقعہ ہوا ہو۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ 2023 کے انتخابات 2018 کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ اگر پنجاب میں الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو عام انتخابات پر گہرا اثر پڑے گا۔ اکتوبر میں ایک ساتھ الیکشن ہوگا۔ عدالت اپنے معاملات کو بھی شفافیت سے چلائے۔ آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ یہ سارا معاملہ فل کورٹ کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔
वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 2023 के जो इंतखाबात हैं वो 2018 की तरह नहीं होने चाहिए। हमने तो डस्का नहीं करना। मुल्क के 55% आबादी वाले सूबे पंजाब में सूबाई इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे पूरे आम इंतखाबात का जो मामला है उस पर एक गहरा असर पड़ेगा। अदालत आलिया अपने मामलात को भी उसी शफाफियत से चलाए जिस शफाफियत के फैसले वो दूसरे इदारों के मामलात में देते हैं और दुरुस्त देते हैं। आइन की जो तशरीह है जो हम सब इस पर मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक फुल कोर्ट में बैठें और फिर अपनी इज्तमाई दानिश से इस आईनी बहरान को हल करके जो फैसला देंगे। रुख करेंगे सिंध हाई कोर्ट का। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद। नवाज शरीफ को जमानत और बाहर जाने की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट ने दी। अदालत का ये कहना है नवाज शरीफ के ज़मानत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स किया गया ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, कहिएगा। देखें, कराची की एक मुकामी खातून ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर की तकरीर पर पाबंदी के लिए सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म, जजेस और दीगर जो हसास इदारों के सरबराह हैं उनके नाम लेकर गलत बातें करते हैं जो कि आइन और कानून के खिलाफ है। लिहाजा उनके पैमरा को हुक्म दिया जाए कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी आयद की जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से और उनकी जमानत देने के बाद वो बैरून मुल्क गए हैं, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ उनके ज़ामिन बने थे। ये सारी सूरत हाल जो है लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आती है और सिंध हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। अगर दरख्वास्त गुजार चाहे तो वो लाहौर हाई कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू कर सकता है। जी ठीक है लियाकत, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा किसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और क्या इस्तदा की गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दायर कर दी गई है। मोहम्मद शाफे मुनीर जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं लाहौर से, उन्होंने ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है 2023 वो खिलाफ कानून पार्लियामेंट ने जॉइंट सेशन में पास किया है, उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। और ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का जो इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून साजी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे दे। और इस दरखास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी सेनेट और साथ में सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। और इसमें यह इस्तदा की गई है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अदलिया के ऊपर किस्म का कोई कंट्रोल एग्जीक्यूटिव की तरफ से नहीं हो सकता। लिहाजा अदलिया जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और अदलिया एक आईनी इदारा है। लिहाजा इसमें किसी किस्म के कंट्रोल करने या इसके मामलात में मुदाखलत जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीजर जो तब्दीली की गई है इस्लाहात में, वो कानून कलअदम करार दे दिया जाए। उसको जॉइंट सेशन ने जो पास किया है। आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। गुजरांवाला रीजन के सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली 3 रुपये 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने गैपको की औसत टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त इब्तदाई तौर पर मंजूर कर ली। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ज़ीशान यूसुफजई से। जी ज़ीशान। देखिए, गैपको की जानिब से मल्टी ईयर टैरिफ की मद में ये दरख्वास्त जमा की गई थी जिसकी इब्तिदाई मंजूरी दी गई है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि ये तमाम जो डिस्कोज़ है इनकी दरख्वास्तों पर समाअत होगी और फिर एक एवरेज कीमत आएगी जिसका इम्पैक्ट मुल्क भर के सारिफीन, जो एक्स डिस्कोज़ के सारिफीन हैं, उन पर आएगा।
तमाम दौरान समाअत जो इंकशाफात हुए वो बहुत ही हैरान कुन है, क्योंकि जब समाअत शुरू होगी तो गेपको हुक्काम की जानिब से कहा गया कि उनकी लैंड लॉसेस भी कम है और सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब इंकशाफात हुए तो सब लोग शशदर रह गए। एक इंकशाफ ये भी हुआ नेपरा जो हुक्काम है उनकी जानिब से कि जो गेपको है उनकी जानिब से फिगर में ऊपर नीचे किया गया है और हेरा फेरी की गई, जिस पर उनको जुर्माना किया गया। इसके साथ साथ जो कैपेसिटी पेमेंट मांगा गया था वो 30 से 35% मांगा गया, जिस पर मेंबर जो नेपरा है उनकी जानिब से कहा गया कि आलमी सतह पर 15% होता है, ताहम आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा मांगा है। इसके साथ साथ एक मामला ये भी उठ गया कि गुज़िश्ता 3 महीनों में जो पेंडिंग कनेक्शंस है उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और मार्च में वो कनेक्शंस 12,000 तसारिफिन की जानिब से पैसे भी जमा किए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं लगाए जा रहे थे, जिस पर नेपरा अथॉरिटी ने कहा कि इनको एक शोकाज इशू किया जाए। ताहम जो ये तमाम मामला ज़ेर गौर आए, जो नेपरा अथॉरिटी है वो डेटा की जाँच पड़ताल करेगी और तफसीली जाँच पड़ताल के बाद एक तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। ताहम जो दौरान समाअत ये तमाम तरह इंकशाफात हुए। दूसरी जानब जो स्टैंडिंग कमेटीज होती है उसमें जो गेपको की कार्रवाई है और जो गेपको की कारकर्दगी वो इतनी बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया बारे बयानात पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को तलब किया था। अदालत के फुल कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ केस की समाअत की है। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अदलिया के बारे में बयानात पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को तलब किया था। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकबाल, बताइएगा। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को अदलिया बारे बयान पर जो है वो तलब किया गया था और जो सुबह हाई कोर्ट ने 10-10:30 बजे का टाइम रखा था, ताहम जो वो इस्लामाबाद से चूँकि ताख़ीर से निकले थे, एडवोकेट जनरल की जानब से जो हाई कोर्ट से जो है मोहलत मांगी गई थी, जिस पर जो है हाई कोर्ट की जानब से 1 घंटे की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ब्रिजिया हैली जो है वो मुजफ्फराबाद पहुंचे और थोड़ी देर पहले जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो दाखिल हुए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने हाई कोर्ट में जो है वो फुल कोर्ट पर जो है वो माफ़ी मांग ली है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को 1:30 बजे दोबारा तलब किया गया है, जिसके बाद जो है फैसला सुनाया जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है फैसले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जहाँ पर केस की समाअत जारी है। ठीक है इकबाल, मेरा आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास पीएससी के नेपरा PTCL समेत 8 इदारों को ऑडिट कराने की हिदायत। FIA ऑडिटर जनरल को 15 दिनों में नेपरा का परफॉर्मेंस ऑडिट करने की हिदायत। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइएगा इजलास के दौरान क्या कुछ हुआ? जी, नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में नेपरा, PTCL, ओगरा और जो PTCL के ज़ेली अदारे हैं उनका ऑडिट करने की हिदायत कर दी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से हिदायत की गई है कि FIA और ऑडिटर जनरल मिलकर नेपरा का परफॉर्मेंस और रेगुलेटरी ऑडिट करें और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएं। चेयरमैन नेपरा आज कमेटी इजलास में हाजिर हुए हैं, जिस पर चेयरमैन नेपरा की जानिब से ये कहा गया है कि अगर नेपरा का परफॉर्मेंस ऑडिट करवाना है तो ऑडिटर जनरल के एलिजिबल अफसरान को भेजा जाए, जिस पर कमेटी की जानिब से चेयरमैन नेपरा की सरजनिश की गई है और पूछा गया है कि आप 8 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी क्या काबिलियत है कि आपको चेयरमैन नेपरा तैनात किया जाए। चेयरमैन नेपरा की सरजनिश करते हुए पब्लिक अकाउंट कमेटी ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि 15 दिनों के अंदर ये ऑडिट किया जाए, परफॉर्मेंस ऑडिट और रेगुलेटरी ऑडिट, और इसकी रिपोर्ट बाकायदा तौर पर पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास में पेश की जाए। इसके अलावा PTCL का मामला भी ज़ेर गौर आया है। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।